दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अपन पिछली क्लासेज में बात कर चुके हैं प्रजामंडलों की। प्रजामंडल आंदोलन जो हुए थे, प्रजामंडल बने थे रियासतों में, उनकी अपन चर्चा कर चुके हैं। देखिए आज से अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, तो राजस्थान के एकीकरण को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। आज अपन एक बेसिक इंफॉर्मेशन होगी उसकी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो एकीकरण की आवश्यकता पड़ती है, किस प्रकार से एकीकरण होता है, स्टार्टिंग कैसे होती है एकीकरण की। तो इन जो भी ये बातें हैं इनको अपन विस्तार से समझेंगे। ठीक है, ये अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान का एकीकरण। 5-7 दिन अपना अपने लगेंगे, 5-7 क्लासें रहेगी अपनी एकीकरण की। देखिए अपन बात करते हैं भाई एकीकरण क्या था और किसका एकीकरण करना था या किसका एकीकरण हुआ है। ठीक है, देखिए आजादी के समय अपन बात करें राजस्थान में तो क्या क्या आता था और इनका जो फिर एकीकरण करने की आवश्यकता पड़ी। देखिए आजादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। देखिए भारत के अंदर, ठीक है, भारत में लगभग 562 के आसपास रियासतें थी टोटल। ठीक है, 562, 560 है, 564 का। जैसे देखिए कुछ रियासतें बिल्कुल छोटी छोटी थी, कुछ रियासतें बहुत ही बड़ी बड़ी रियासतें थी। जैसे राजस्थान में मेवाड़ रियासत बहुत ही बड़ी और उधर मारवाड़ रियासत। ठीक है, जैसे भारत में राजस्थान के अलावा अपन देखें तो अवध भी एक बड़ी रियासत थी। ठीक है, तो राजस्थान में 19 रियासतें थी। ठीक है, देखिए 3 ठिकाने थे, ठिकानों की अपन बात करते हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, यानी यूनियन टेरिटरी आज अपन बोलते हैं। ठीक है, देखिए केंद्र यानी 19 रियासतों की अपन आगे बात करेंगे, कौन कौन सी जो रियासतें थी और किस प्रकार से स्टार्टिंग में एकीकरण होता है, इनका विलय होता है, जो प्रथम चरण बना था। 3 ठिकानों की बात करें तो 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, नेमराना और लावा। ठीक है, देखिए कुशलगढ़ की अपन बात करे थे, वह अंग्रेजों ने अलग से ठिकाना बना दिया 1866 के आसपास। ठीक है, तो अब देखिए मैं बात बताता हूं भाई ठिकाने किस प्रकार से रहते थे। भाई ये 3 स्वतंत्र अलग से ठिकाने थे। जैसे ये पूरा एक देश है, इसके अंदर ये जैसे मान लो कोई राजा का देश है या आज भी अपने देश है, तो देश में भाई केंद्र होगा, केंद्र सरकार होगी, और उसके नीचे भाई जो राज्य सरकारें होती है, उस प्रकार से आप एक ठिकाना मान लो। तो उस समय भाई राजा होता था, राजा के अंडर में जो ठिकाने होते थे, उसके जो स्वामी होते थे सामंत, अपन पढ़ चुके हैं पहले। जैसे ये ठिकाने थे। ठीक है, अब देखिए अगर ठिकाने की जो सामंत होता था उसके और राजा के नहीं बनती थी, तो उसको उस समय अंग्रेज अलग से स्वतंत्र घोषित कर देते थे। भाई आप एक अलग से, भाई आपके जो ये जागीर है ये अलग से आप स्वतंत्र रख सकते हो, आपके और राजा की नहीं बन रही हो तो। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए अब ये अलग हो गया एक प्रकार से। ठीक है, ये अलग हो गया ये ठिकाना। अब जैसे इस ठिकाने के और राजा के नहीं बन रही, ये इस देश वाले के पूरा जो इस जो क्षेत्र है, तो अगर इस ठिकाने के और इस पूरे देश का जो स्वामी होगा, राजा होगा, इसके नहीं बन रही हो, तो इसको भी इस प्रकार से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब ये एक अलग से ठिकाना स्वतंत्र हो गया। तो एक प्रकार से मान लो भाई 3 ठिकाने थे, तो ये लो 3 ठिकाने हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो कुशलगढ़, नीमराना और लावा, ये तीनों ठिकाने जो स्वतंत्र थे, अलग से थे। 19 रियासतें थी, केंद्र शासित प्रदेश था। देखिए जो कुशलगढ़, नीमराना और लावा की अपन बात करें, ठीक है, नीमराना में चौहान वंश का जो शासन रहा था। ठीक है, नीमराना में चौहान वंश का शासन रहा था। लावा देखिए टोंक में पड़ता था पहले, तो इसको स्वतंत्र कर दिया गया था। और यहाँ पर
कछवाहा वंश की नरुका शाखा का शासन रहा था, ठीक है। निम्नाना में चौहान वंश का शासन रहा था। लावा में जो नरुका शाखा थी कछवाहा वंश की, ठीक है। देखिए ढंग से ध्यान रखना, नरुका शाखा बोल रहा हूं मैं तो आप भी समझना। वंश था कछवाहा वंश, ठीक है। कछवाहा वंश की नरुका शाखा जो अलवर में भी थी नरुका शाखा, ठीक है। देखिए कुशलगढ़ में अपन बात कर चुके हैं थे, पहले भी कर चुके थे, ठीक है। तो राठौड़ों का जो शासन था, ठीक है, राठौड़ वंश का शासन था कुशलगढ़ में, ठीक है। तो अपन बात कर चुके हैं। लेकिन नीमराणा अलवर से अलग हुआ था। नीमराणा जो ठिकाना था ये अलवर से अलग हुआ था। और जो कुशलगढ़ था, कुशलगढ़ जो ठिकाना था ये बांसवाड़ा रियासत से अलग हुआ था, ठीक है। और लावा जो ठिकाना था ये टोंक रियासत से अलग हुआ था, ठीक है। ढंग से मैं विस्तार से बता दिया हूं आपको। अब आप आपके हिसाब से नोट कर सकते हो इसको। एक केंद्र शासित प्रदेश था ये यूनियन टेरिटरी जो अजमेर मेरवाड़ा था। देखिए जो एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर था, राजस्थान का हृदय कहलाता है आज भी, ठीक है। राजस्थान के लगभग सेंटर में था। यहां से कोई शासक रहकर पूरे राजस्थान पे शासन कर सकता था या पूरे राजस्थान की गतिविधियों पर ध्यान लगा सकता था, ठीक है। तो अलग अलग शासकों का शासन रहा था अजमेर जो मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था। ये लास्ट टाइम में भाई मराठों के पास था, तो मराठों से अंग्रेज छीन लेते हैं और फिर ये सोचते हैं भाई क्यों ना अपन अजमेर को अपना केंद्र स्थापित कर ले, और यहाँ से जो अदर जो राजस्थान के अलग जो एरिया है या क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र हैं, इन पर ध्यान रख लेंगे और अपना एक बंदा नियुक्त कर देंगे, एक कोई बढ़िया अधिकारी नियुक्त कर देंगे, ठीक है, चीफ कमिश्नर। तो एक केंद्र शासित प्रदेश बना लिया इसको, ठीक है। यहाँ पे चीफ बैठा दिया, चीफ कमिश्नर बैठा दिया गया, चीफ भी कहते हैं भाई केंद्र शासित इसको, ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा को। तो चीफ कमिश्नर की नियुक्ति कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था राजस्थान में। 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें थी। आगे रियासतों की अपन बात करेंगे आगे, ठीक है। इन जो ठिकानों में किस वंश का शासन रहा था, कौन से वंश की किस शाखा का शासन रहा था, अपन ये भी बात कर चुके हैं। देखिए अंग्रेजों ने जो एक अजमेर मेरवाड़ा वाला जो केंद्र शासित प्रदेश था यहाँ पर चीफ कमिश्नर की नियुक्ति कर दी थी, ठीक है। देखिए 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, ठीक है, देखिए ध्यान लगाना थोड़ा, 1935 का ठीक है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसके अनुसार एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, ठीक है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में घोषणा की गई या प्लानिंग की गई कि एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए, ठीक है। इसमें ब्रिटिश इंडिया और देशी रियासतों का विलय किया जाए, ठीक है। अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम में बात की गई है, प्लानिंग की गई कि एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए और इसमें ब्रिटिश इंडिया और देशी रियासतों को मिलाकर यह इनका यानी विलय किया जाए दोनों को, ठीक है भाई। एक भारत अलग था जहां पर जो अंग्रेजों का अधिकार था या ब्रिटिश सरकार का अधिकार था, ठीक है। और जो भारत के अंदर जो देशी रियासतें थी जहां पर राजाओं का अधिकार था या राजाओं का शासन था, ठीक है। तो भारत अलग अलग प्रकार से बटा हुआ था भाई। रियासतों में राजा का शासन था और जो अलग ब्रिटिश भारत था वहां पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार था। तो इन दोनों को, ब्रिटिश सरकार को और देशी रियासतों को या ब्रिटिश इंडिया को या देशी रियासतों को, दोनों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें बात की गई थी, ठीक है। देखिए इसमें राजा आते हैं, बातचीत करते हैं, राजाओं को बुलाया जाता है, लेकिन राजा अरुचि दिखाते हैं, इसमें इंटरेस्ट नहीं रहते हैं इसमें।
भाई राजाओं को समझाया गया था, लेकिन फिर भी अगर राजा कौन माने कि भाई हम एक दूसरे के झंडे के नीचे रहे हमारे देश को। देखिए ये बात सबके सामने आती है, राजा का चाहे छोटा सा देश हो चाहे बहुत बड़ा देश हो, या बड़ा राज्य हो या छोटा राज्य हो, ये छोटा राज्य वाला भी अपने राज्य में संतुष्ट रहेगा। भाई ठीक है मेरा छोटा है, लेकिन मैं इसमें खुद की इच्छा अनुसार तो गतिविधियां कर सकता हूँ, मेरी इच्छा हो जहां पे जाऊं, मेरी इच्छा हो जहां से आऊं, ठीक है। बड़ा राजा तो वैसे ही शहंशाह होगा भाई, ठीक है। और मैं अगर किसी में विलय कर लूंगा मेरे जो स्टेट का या मेरे जो क्षेत्र का, तो मेरे को दूसरों के नीचे दबके रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसमें रुचि नहीं दिखाते राजा अखिल भारतीय संघ में, ठीक है। देखिए फिर इसके बाद में और भी प्रयास किए गए थे, लेकिन कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, 1946 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। इसमें साफ कर दिया गया था भाई, कैबिनेट मिशन आते आते 1946 में साफ कर दिया गया था कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, इसमें साफ कर दिया गया था कि भारत यानी संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और इसके अंदर ब्रिटिश सरकार को और जो देसी रियासतों में जो राजा है उनको अपने अपने प्रतिनिधि भेजने होंगे, ठीक है। संविधान सभा में ब्रिटिश सरकार को भी अपने प्रतिनिधि भेजने होंगे, और देशी रियासतों से राजाओं को भी अपने प्रतिनिधि भेजने होंगे। चुनाव करवा के भेजो या मनोनीत करके भेजो, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो ब्रिटिश जो सरकार थी उनको तो बोला गया कि भाई आप तो चुनाव करवा सकते हो, और ये राजा थे, उन्होंने सोचा कि हम चुनाव तो क्या ही करवाएंगे, लेकिन हम मनोनीत जो हमारे सदस्य संविधान सभा में भेज देंगे, ठीक है। तो ये संविधान सभा में जो ये राजा तो भेजते हैं, अपने जो मनोनीत सदस्य भेज देते हैं, और जो ब्रिटिश इंडिया वाले लोग थे ये भाई देखे चुनाव करवा के अपने जो प्रतिनिधि भेजते हैं, ठीक है, संविधान सभा में। कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा घोषणा की गई थी कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, इसमें ब्रिटिश इंडिया और देशी रियासतों से अपने अपने प्रतिनिधि भेजे जाए, यानी मनोनीत या निर्वाचित किसी भी प्रकार से। तो ब्रिटिश इंडिया वाले चुनाव करवाते हैं, और देशी रियासतों वाले जो राजा थे वो अपने जो मनोनीत सदस्य भेज देते हैं, ठीक है। अपन यहां तक बात कर चुके हैं। अब देखिए, अब इनके माइंड में एक बात आ चुकी थी, जो देशी रियासतों के जो राजा थे, राजस्थान के जो राजा थे, कि अपने को एक बड़े संघ में मिलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों ना अपन कोई बड़ा संघ बना ले। तो देखिए उस समय जो एक रियासत जो अपने राजस्थान में आज भी अगर कोई बड़ी रियासत का नाम आए तो मेवाड़ से पहले किसी रियासत का नाम बहुत ही कम आएगा भाई। मेवाड़ एक बहुत बड़ी रियासत थी, अपने आप में उसका इतिहास भी एक गौरवशाली रहा है मेवाड़ रियासत का। देखिए भाई, अपन नजरअंदाज तो किसी भी बड़ी रियासत के इतिहास को नहीं कर सकते हैं। जैसे मारवाड़ का अपना अलग इतिहास था, जैसे जयपुर आमेर का जो अलग इतिहास था, ठीक है। जैसे स्थापत्य कला के मामले में देखो, या जयपुर को बसाने के मामले में देखो, तो भाई ये एक अलग मैटर है। तो मेवाड़ रियासत का जो इतिहास था वो एक अलग प्रकार का इतिहास रहा है, ठीक है। हालांकि बुलाया किसी भी जो रियासत के इतिहास को नहीं जा सकता, लेकिन मेवाड़ का इतिहास एक अलग टाइप का इतिहास है। तो एक भावनाओं से जुड़ा इतिहास है, भावनात्मक इतिहास है। जैसे अपना भावनाएं प्रताप जी से जुड़ी हुई है, हल्दीघाटी युद्ध से जुड़ी हुई है, खानवा युद्ध से जुड़ी हुई है, ठीक है। कुंभा सांगा प्रताप, ठीक है। तो इधर देखे भाई जयपुर को इतने अच्छे तरीके से बसाया गया है, तो इसको बुलाया तो नहीं जा सकता, ठीक है। तो देखिए मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह थे उस समय राजा, मेवाड़ के जो महाराणा थे उस समय भूपाल सिंह थे। तो भूपाल सिंह के माइंड में एक बात आती है, क्यों ना अपन जो आसपास की जो राजस्थान की जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनको मिलाकर एक बड़ा संघ बना लेते हैं, और एक अपना अलग ही देश बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए जो मेवाड़ जो महाराणा भूपाल सिंह थे,
ठीक है। इन्होंने जो राजपूताना क्षेत्र था उस समय राजस्थान तो कंप्लीट बन नहीं पाया था, जो राजपूताना कहलाता था पहले। देखिए राजपूताना वाले क्षेत्र को, ठीक है, गुजरात वाले क्षेत्र को, ठीक है, देखिए गुजरात को सौराष्ट्र भी बोल सकते हो, ठीक है। राजपूताना गुजरात और मालवा, ठीक है। ये जो मध्य प्रदेश वाला जो मालवा क्षेत्र था, ये देखिए उस समय में जो राजस्थान के क्षेत्र में आता था या राजपूताना के क्षेत्र में आता था या राजस्थान के बॉर्डर पे पड़ता था, ठीक है। और जो गुजरात था तो अपन पहले बात कर चुके हैं, बॉम्बे एक अलग से क्षेत्र था, उसमें आता था, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। तो इनको तो फिर बॉम्बे का जो तोड़ा गया, फिर महाराष्ट्र अलग बना दिया गया था और गुजरात अलग बना दिया गया था। अपन पहले जो सिरोही पढ़ रहे थे प्रजामंडलों के दौरान, ठीक है, तो उस समय बात कर लेते भाई किस प्रकार से सिरोही बॉर्डर पर था, राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पे, ठीक है। अभी भी आगे अपन सिरोही की बात करेंगे। तो इन जो तीनों को मिला के, जो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह इन तीनों क्षेत्रों को मिला के एक अलग ही अपना देश बनाना चाहते थे, ठीक है, राजस्थान यूनियन, ठीक है। ध्यान रखना कि मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह राजपूताना गुजरात और मालवा को मिलाकर किस नाम से अलग से देश बनाना चाहते थे, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। जो राजस्थान यूनियन बनाने की जो बात किसने कही थी, तो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने कही थी। राजस्थान यूनियन में मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह किन किन क्षेत्रों को मिलाना चाहते थे, तो राजपूताना गुजरात और मालवा को मिलाना चाहते थे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना। देखिए अब बात आती है आगे, तो राजस्थान यूनियन में मिलने से देखो मालवा जो ये बात नहीं बनती है, लेकिन जो इनका सपना था ये पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए प्रयास किया था इन्होंने, इसके लिए एक जो सम्मेलन बुलाते हैं 25-26 जून 1946 को, ठीक है। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजपूताना गुजरात और मालवा क्षेत्र को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था 25-26 जून 1946 को, एक सम्मेलन बुलाया था। लेकिन इस सम्मेलन में इन्होंने बात की बट पार पड़ी नहीं, सपना अधूरा रह गया। देखिए मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह थे, इनके एक संवैधानिक सलाहकार बन चुके थे यहां तक आते आते कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के एम मुंशी। अपन बात करेंगे के एम मुंशी के आगे, ठीक है। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी या के एम मुंशी मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के संवैधानिक सलाहकार बन चुके थे 1946 में। तो एक बार तो इनका जो सपना पूरा नहीं हो पाता है, कैंसिल हो जाती है बात, लेकिन एक बार वापस कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के मुंशी को मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह कहते हैं भाई यार एक बार और बात करके देख लो आप मुंशी जी, ये बात करके देखते लेकिन पार नहीं पड़ती है। देखिए इस प्रकार के जो प्रयास और जो बड़ी रियासतें थी उन्होंने भी किए थे, जो और रियासतें थी उनके जो प्रमुख शासक थे या मुख्य जो शासक थे उन्होंने भी इस प्रकार के प्रयास किए थे। देखिए जयपुर के जो राजा थे स्वयं सिंह द्वितीय, इनके एक प्रधानमंत्री थे वीटी कृष्णमाचारी, ठीक है। स्वयं सिंह द्वितीय उस समय जयपुर के राजा थे, उनके प्रधानमंत्री थे वीटी कृष्णमाचारी। तो स्वयं सिंह द्वितीय ने भी इस प्रकार का प्रयास किया था, ठीक है। देखिए स्वयं सिंह द्वितीय ने अलवर और करौली को मिलाकर अपना देश बनाने की कोशिश की थी कि मैं अलवर और करौली को मिला के एक अलग से देश बना लूं, और ठीक है।
तो सवाई मानसिंह द्वितीय अलवर और करौली को मिलाने की कोशिश करते हैं। सवाई मानसिंह द्वितीय के उस समय प्रधानमंत्री थे वीटी कृष्णामाचारी। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह राजपूताना गुजरात और मालवा को मिलाकर राजस्थान यूनियन नामक देश बनाना चाहते थे। इनके संवैधानिक सलाहकार बन गए थे एम मुंशी। 25-26 जून 1946 को एक सम्मेलन बुलाते लेकिन पार नहीं पड़ती है। देखिए इसी प्रकार से डूंगरपुर की बात करते हैं। डूंगरपुर के राजा थे लक्ष्मण सिंह। ठीक है, डूंगरपुर के राजा थे लक्ष्मण सिंह। इन्होंने जो लक्ष्मण सिंह ने प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को मिलाकर, ठीक है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को मिलाकर एक वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को मिलाकर वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। लक्ष्मण सिंह से बात करते हैं डूंगरपुर, सॉरी वो जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाले, भाई इसका मुखिया कौन होगा? तो लक्ष्मण सिंह कहते हैं यार सीधी सी बात है, मैं हूंगा, मैं इसका गठन कर रहा हूं, मैं ही मुखिया बनूंगा। कोई, मैं पहले भी बता रहा था, आगे भी बताऊंगा, अभी भी बता रहा हूं कि कोई भी राजा दूसरे राजा के अधीनता स्वीकार करना नहीं चाह रहा था। एक राजा के झंडे के नीचे दूसरा राजा आना नहीं चाह रहा था। ठीक है, सबके सब यानी अपनी अपनी जो महत्वाकांक्षाएं थी, नहीं तो मैं स्वतंत्र रहूं, मैं किसी का दिन नहीं रहूं। ठीक है, तो डूंगरपुर वाले जो लक्ष्मण सिंह जी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को मिला के वागड़ संघ बनाना चाहते थे, ये भी प्रयास असफल रहता है। देखिए इसी प्रकार से बात करते हैं कोटा की। कोटा के राजा थे उस समय भीम सिंह। ठीक है, कोटा के राजा भीम सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर। कोटा के राजा भीम सिंह ने बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था कि अपन हाड़ौती संघ बना लेंगे। तो वही बात झालावाड़ और बूंदी वालों जो शासक थे उन्होंने भी इसी प्रकार से क्वेरी की होगी या यानी प्रश्न किए उनसे, भीम सिंह से। मुखिया कौन बनेगा? भीम सिंह का मुखिया अपन भाई बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए इनके जो खुद के जो पर्सनल जो महत्वाकांक्षाएं थी, इनकी वजह से इस प्रकार के जो प्रयास थे सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये मेवाड़ वाला याद रखना है। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजपूताना गुजरात और मालवा को मिलाकर राजस्थान यूनियन नामक देश बनाने की कोशिश की थी या प्रयास किया था। इसके लिए 25-26 जून 1946 को एक सम्मेलन बुलाते हैं लेकिन पार नहीं पड़ती है या सफल नहीं हो पाते हैं। और सवाई जयसिंह यानी सवाई जयसिंह द्वितीय की अपन बात की, सवाई मान सिंह द्वितीय की बात किए थे। सवाई मान सिंह सेकंड ने अलवर और करौली को मिलाकर भी अपना एक देश बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, सवाई मान सिंह द्वितीय थे भाई, सवाई जयसिंह नहीं थे। इनके जो प्रधानमंत्री थे वीटी कृष्णामाचारी थे। देखिए अब आगे बात करते हैं किस प्रकार से जो अब रियासतों की बातें की जाती है। देखिए भारत सरकार ने 5 जुलाई 1947 को एक रियासती विभाग की स्थापना कर दी थी। इनके पास पड़ नहीं रही थी अलग देश बनाने की। ठीक है, भारत सरकार ने 5 जुलाई 1947 को, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, भारत सरकार ने 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना कर दी, या भारत सरकार रियासती विभाग की स्थापना कर देती है 5 जुलाई 1947 को। अब भाई रियासती विभाग में कौन क्या होगा? तो देखिए इसके जो मंत्री भाई कौन बनाए अपन, इस विभाग के मंत्री कौन बनाए? तो मंत्री बनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसके एक सचिव बनाए जाते हैं
भाई इसमें सचिव किसे बनाए, तो सचिव बना देते हैं वीपी मेनन। ठीक है, इसके मंत्री बना देते हैं रियासती विभाग के सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसका एक सचिव बना देते हैं वीपी मेनन। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का ध्यान रखना, ये गुजरात से आते थे। ठीक है भाई, थोड़ी आगे अपन जब सिरोही की बात करेंगे उस समय बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की और गुजरात की, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, गुजरात से थे पटेल जी। अब ये रियासती विभाग को ये काम सौंपा गया, इनको काम सौंपा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि आपकी जिम्मेदारी है कि इन रियासतों से किस प्रकार से बातचीत करोगे या किस प्रकार से इन रियासतों का विलय करोगे। ठीक है, देखिए रियासती विभाग का जो मंत्री बनते ही सरदार वल्लभ भाई पटेल अनाउंसमेंट करते हैं, इनको पता था कि अपन किस प्रकार से रियासतों को अपने अंडर में ले सकते हैं, किस प्रकार से कवर करके इनका विलय कर सकते हैं, किस प्रकार से एकीकरण कर सकते हैं। पटेल जी बहुत ब्रिलियंट बंदे थे। ठीक है, इंटेलिजेंट थे बंदे। सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासती विभाग के द्वारा अनाउंसमेंट करते हैं कि ऐसी रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख हो। ठीक है, दस लाख या 10 लाख से अधिक। ठीक है, 10 लाख या 10 लाख से अधिक, और जिनकी आय 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक। ठीक है, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रियासती विभाग के द्वारा अनाउंसमेंट करते हैं कि वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख या 10 लाख से अधिक हो और उनकी आय, उन रियासतों की आय 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक हो, वे रियासतें स्वतंत्र हो रह सकती है। ठीक है, कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली रियासत और 1 करोड़ से अधिक आय वाली रियासत स्वतंत्र रह सकती है, और सभी जो बाकी की जो रियासतें हैं उन रियासतों का हम विलय करेंगे। ठीक है, तो ये घोषणा कर देते हैं। अब देखिए वैसे थोड़ी अपन आगे करेंगे ये बात, लेकिन फिर मैं बता देता हूं आपको कि जो ये 2 शर्तें थी, ये जनसंख्या वाली और आय जो 1 करोड़ वाली, इन शर्तों को राजस्थान में केवल 4 रियासतें पूरी कर रही थी। ठीक है, एक रियासती मेवाड़। ठीक है, एक रियासत, देखिए मेवाड़ का जो नाम मैं बता रहा हूं, मेवाड़ एक बड़ी रियासत थी, इसके साथ जयपुर भी एक बड़ी रियासत थी। ठीक है, और एक रियासत थी जोधपुर, एक रियासत थी बीकानेर, देखिए मैं दोनों लिख दूंगा, मारवाड़ या जोधपुर। ठीक है, या फिर मारवाड़ में लिखूंगा तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, इन दोनों शर्तों को पूरा ये चारों रियासतें कर रही थी, मेवाड़, जयपुर, मारवाड़ और बीकानेर। ठीक है, इन चारों रियासतों की जनसंख्या 10 लाख या 10 लाख से अधिक थी, इनकी आई थी 1 करोड़ 1 करोड़ से अधिक। ठीक है, 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक। ठीक है, मेवाड़, जयपुर, मारवाड़ और बीकानेर। देखिए अब इन रियासतों में जो बची हुई और रियासतें थी, भाई ये तो स्वतंत्र रह सकती थी। ठीक है, जो बड़ी रियासतें थी, लेकिन जो अभी छोटी रियासतें थी, इनके सामने प्रॉब्लम ये आ गई ना कि हम अगर विलय की बात करें तो किससे करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे इधर, लेकिन ये अनाउंसमेंट कर देते हैं भाई जो ये शर्तों को पूरा नहीं करेगी उन रियासतों का हम विलय करेंगे। जो छोटी रियासतें थी इन रियासतों के अलावा, उनके माइंड में ये बात भी हम जो विलय की बात करें तो किससे करें, हमारी तो संधियां हो रखी है पहले अंग्रेजों से। ठीक है, अपन बात करते हैं ना 1823 में संधि होती है लास्ट सिरोही की, और पहले 1818-17 में लगभग संधियां हो जाती है। ठीक है, तो हमने तो संधियां कर रखी है। सभी जो अधिकार है हमारे, जो विदेश वाले अधिकार है, सुरक्षा के जो अधिकार है,
वो हम अंग्रेजों को दे रखे हैं। अब बात किससे करें हम? अंग्रेज करेंगे हमारी तरफ से तो बात, तो इनके माइंड में है भाई ये बात भी ठीक है। देखिए, अपन मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं 18 जुलाई 1947 को, ठीक है, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो जाता है, ठीक है। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। देखिए, इसमें और जो बातें थी वो स्वतंत्रता से रिलेटेड बातें थी, लेकिन इसमें एक लाइन और जोड़ दी गई थी, या एक शर्त और जोड़ दी गई थी, या एक बात और जोड़ दी गई थी कि इसके अंदर एक धारा जोड़ी गई थी, धारा 8, ठीक है, मैं लिख देता हूं, आप लिख सकते हो। 18 जुलाई 1947 को पारित किए गए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के अनुसार एक शर्त जोड़ी गई थी, जो ये शर्त थी कि आज से जो देसी रियासतों के साथ जो अंग्रेजों की संधियां है, जो संधियां की गई है या संधियां की हुई है पहले से, वो समाप्त हो जाती, ठीक है। इस अधिनियम की धारा 8 के अनुसार देसी रियासतों के साथ अंग्रेजी संधियां समाप्त कर दी गई, ठीक है। 18 जुलाई 1947 को बने भारतीय, यानी 18 जुलाई 1947 को पारित किए गए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के अनुसार देसी रियासतों से देसी रियासतों द्वारा अंग्रेजों से की गई संधियां समाप्त कर दी गई, ठीक है। अब आपको सही समझ में आ गया होगा, आप आपके अकॉर्डिंग नोट कर सकते हो इस बात को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के अनुसार देशी रियासतों के द्वारा अंग्रेजों से की गई संधियां समाप्त की जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब ये बातें हो जाती है, अब अपने आप जो खुद जिम्मेदार हो गई थी, जो रियासतें, जो छोटी रियासतें थी, भाई खुद की जो बात खुद कर सकती थी, खुद के फैसले खुद ले सकती थी, किस में कहाँ पे विलय होना है, ठीक है। अंग्रेजों वाला मैटर खत्म हो गया था इस धारा के अकॉर्डिंग, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए, अपन बात करें, थोड़ा सा देख सकते हैं भाई इस जो एकीकरण में समस्याएं क्या आ रही थी। देखिए, एकीकरण में कोई ज्यादा, और जो अंदर जो रियासतें थी राजस्थान के जो बीच में जो रियासतें थी, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। एक जो सबसे, देखिए, जो इंपॉर्टेंट जो समस्याएं थी मैं बता देता हूं आपको। एक तो जो सीमांत प्रदेश था राजस्थान का, जो पाकिस्तान साइड जो प्रदेश था, जो सीमा लगती थी, उस साइड से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। ठीक है, जो सीमांत प्रदेश की साइड से समस्या आ रही थी, सीमांत प्रदेश में जैसे जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया और बीकानेर, ठीक है। ठीक है, सीमांत प्रदेश की ये समस्या आ रही थी। देखिए, सीमा पर अगर पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान चाह रहा था कि भाई मैं जैसलमेर को मेरे कब्जे में ले लूं। देखिए, अपन वैसे विस्तार से भी थोड़े आगे चलकर बात करते हैं, ठीक है। मैं सही तरीके से समझाऊंगा आपको जो पाकिस्तान किस प्रकार से सोचता है जैसलमेर को कब्जे में लेने की, जैसे कश्मीर और बलूचिस्तान को भी लिया, ठीक है। देखिए, मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास, देखिए मेवाड़ का जो राजा था
भूपाल सिंह वो नहीं चाहता था भाई मेरा इतनी बड़ी रियासत रही है, मेरे पूर्वज इतने बड़े काम किए हैं, नेक काम किए हैं, कुंभा सांगा प्रताप, तो उनके बनाए हुए राज्य को मैं मेरे हाथों से या मेरे द्वारा किसी दूसरे के अधीनता में मैं खुद स्वीकार करूं, तो मैं दूसरों के अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता, मेरे पूर्वजों का नाम खराब होगा। तो इस प्रकार से ये गौरवशाली जो इतिहास था मेवाड़ का, तो ये मेवाड़ वाला अगर देखिए सबको पता था, अगर मेवाड़ रियासत अगर विलय कर लेती है शुरुआत में, तो और रियासतों को विलय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इतनी बड़ी रियासत है, इतना गौरवशाली इतिहास रहा है उस रियासत का, वो ही विलय करने के लिए तैयार हो जाती है, तो और तो लगते ही क्या है। ठीक है, और हकीकत में भाई मेवाड़ रियासत का ये था भी थोड़ा इतिहास मान लो, और मेवाड़ रियासत के आप पढ़ते हो भाई। ठीक है, एक जो कारण था शासकों की जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, ठीक है, महत्वाकांक्षाएं जैसे मैं शुरू में बताया था आपको, भाई एक राजा दूसरे राजा की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहता था, भाई सबके माइंड में यही थी भाई इसका जो इस क्षेत्र का मुखिया मैं बनूं, दूसरे राजा की भी यही इच्छा थी कि मैं बनूं, तो इस प्रकार जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी। ठीक है, देखिए एक जो इसके कारण और ले सकते हैं अपन, ठीक है, जो सांप्रदायिक दंगे, ठीक है, ठीक है, कुछ रियासतों में सांप्रदायिक दंगे हो रखे थे। ठीक है, अपन जो ये फर्स्ट वाली जो समस्या और जो फोर्थ वाली है इसकी अपन बात करते हैं। देखिए बात करें अब इनकी, पाकिस्तान चाहता था जो सीमा पर क्षेत्र है राजस्थान के, उन क्षेत्रों को मैं कब्जे में ले लूं। देखिए पाकिस्तान बलूचिस्तान पर जो आक्रमण करता है, बलूचिस्तान को कंप्लीटली जीत लेता है या कब्जे में कर लेता है। ठीक है, बलूचिस्तान वाले आज भी नहीं चाहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान में रहे, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया जा रहा है भाई। ठीक है, बलूच लोग हैं वो आज भी तैयार नहीं है पाकिस्तान में मिलने के लिए, लेकिन जबरदस्ती उनको कब्जे में ले लिया गया था उस समय। उसके बाद में बात करते हैं कश्मीर की, जो पीओके कहलाता है वर्तमान में, पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है, पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर कहलाता है। कश्मीर पे आक्रमण करता है पाकिस्तान, लेकिन उस समय जो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह थे, हरि सिंह नेहरू जी के पास आते हैं कि आप बचाओ कुछ भी करो, लेकिन इन पाकिस्तानियों से बचाओ। नेहरू जी कुछ समय तो ज्यादा लगाते थे बातचीत करने में, और नेहरू जी इस बात को यूएन में पहुंचा देते हैं। ठीक है, और यूएन का जो डिसीजन आता है वो ये रह जाता है भाई, जैसे ये यूके वाली जो सीमा, कश्मीर वाली सीमा, पाकिस्तान भारत की, जो पाकिस्तानी जहां पर पहुंच गए हैं वहां पे पाकिस्तानी रुक जाए, और जहां पर इंडियन पहुंच गए हैं वहां पर इंडियन रुक जाए। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो जितने कब्जे पर पाकिस्तान अधिकार कर चुका था यूएन के अकॉर्डिंग, वो पाकिस्तान के अधिकार में आ चुका था या उस पर पाकिस्तान का कब्जा माना गया, और जहां तक भारतीय सेना पहुंच चुकी थी वहां तक भारत के कब्जे में रह गया कश्मीर। आज भी भाई कंट्रोवर्सी होती रहती है, चर्चा होती रहती है उस पर, कि आज नहीं तो कल, कुछ दिनों बाद में एक ना एक दिन भारत पीओके को भी ले लेगा। ठीक है, बलूचिस्तान को कंप्लीटली कब्जे में ले लेता है पाकिस्तान, कश्मीर को आधे को कब्जे में ले लेता है, फिर जैसलमेर पर आक्रमण करता है, और पाकिस्तान सोचता है या तो बातचीत से अपन सल्टा लेंगे, या बातचीत से नहीं काम चलेगा तो अपन आक्रमण करके ले लेंगे। जैसलमेर पे आक्रमण करता है पाकिस्तान, जैसलमेर जैसलमेर वाले भाग कर जोधपुर वालों के पास आते हैं, यार अपन आइए नहीं आप हेल्प करो। जोधपुर वाली सेना जाती है जैसलमेर की तरफ से और पाकिस्तानियों को भगा कर आती है।
तो देखिए 3 आक्रमण करता है उस समय पाकिस्तान। एक बलूचिस्तान पर, बलूचिस्तान को कंप्लीटली जीत लेते हैं। दूसरा करता है कश्मीर पर, कश्मीर को आधा जीत लेते हैं। तीसरा आक्रमण करते हैं पाकिस्तान पर, सॉरी जैसलमेर पर, जैसलमेर को नहीं जीत पाते हैं। नहीं जीतने का कारण जोधपुर की सेना द्वारा जैसलमेर की हेल्प करना, ठीक है। तो जैसलमेर कहीं ना कहीं ये सोचता था कि मेरा अस्तित्व है जो, या मैं जो भी हूं आज वर्तमान में, वो जोधपुर की वजह से हूं, ठीक है। अब बात करते हैं सांप्रदायिक दंगों की। देखिए सांप्रदायिक दंगे अलवर और करौली में, ठीक है, इस साइड हो रखे थे, जो पूर्वी राजस्थान में, जैसे करौली, भरतपुर साइड, अलवर। देखिए इन जो क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगों की बात मैं बताऊं, तो ये क्षेत्र लगते थे अलवर, करौली, भरतपुर वाले, ये लगते थे यूपी के बॉर्डर से, ठीक है। जैसे भरतपुर है, करौली यूपी पास में पड़ता था। यूपी में उस समय देखिए आजादी के समय में जो मुस्लिम लोग ज्यादा थे उस समय, तो उन लोगों ने मांग की थी, यूपी वाले लोगों ने मांग की थी, या यूपी के दंगाइयों ने या मुस्लिमों ने मांग की थी कि पाकिस्तान और भारत को अलग किया जाए। देखिए वो लोग मांग उठाते हैं, और फिर बदले में अलग कौन कौन होते हैं, उधर से बांग्लादेश अलग हो जाता है, पाकिस्तान अलग हो जाता है, भारत अलग रहता है, ठीक है। तो यूपी के जो दंगाई लोग थे या पाकिस्तान जाने की इच्छा वाले लोग थे, तो ये दंगे कर रहे थे उस समय, मांग उठा रहे थे पाकिस्तान के अलग बनाए जाने की। तो यूपी से जो लोग इधर पाकिस्तान जा रहे थे, वो लोग कहाँ से जाएंगे भाई, इधर से होके जाएंगे। तो जयपुर से होके भी कुछ लोग गए थे, जो ये दंगे वाले लोग थे, वो जयपुर से होके जा रहे थे। मान सिंह सेकंड उस समय राजा थे। मान सिंह सेकंड इनको कहते हैं ढंग से आप आराम से जा सकते हो, मेरी शरण भी ले सकते हो, मेरे जो राज्य में आप रुक सकते हो, लेकिन आप चूं चपाट करने की आवश्यकता है नहीं आपको। पैर तोड़ूंगा अगर मेरे जो रियासत में, मेरे राज्य में अगर कुछ कुछ मादी हरकतें करने की आवश्यकता, यानी आप कुछ मादी हरकतें करने की कोशिश की, तो ठीक है। तो ये सांप्रदायिक दंगे इस प्रकार से हो रखे थे, इधर करौली साइड और अलवर साइड, उत्तर प्रदेश या यूपी के लोग थे। तो सांप्रदायिक दंगे फैलाने में उन्हीं का रोल था ज्यादा। अपन यहां तक बात कर लिए हैं। अब आगे बात करते हैं भाई, अब रियासतें का जो विलय किया जाना है, अब विलय किस प्रकार से किया जाना है, ठीक है। ये अपन बात कर लिए थे जो समस्याएं आ रही थी एकीकरण में। अब देखिए 19 रियासतों में से शुरुआत में किस प्रकार से रियासतों का विलय किया जाना होता है, किस प्रकार से प्लानिंग की जाती है भाई, पहले किन का विलय किया जाए, या कौन सी रियासतों का विलय किया जाए। देखिए मैं शुरू में बता दिया था आपको 19 रियासतें थी, और मैं ये भी बताया था आपको कि भाई रियासतों की बात अपन आगे करेंगे, और ठिकानों की बात में बता दिया था पहले ही, जो ठिकाने थे 19 रियासतें थी। अब देखिए अपन 19 में माइनस करते जाते हैं भाई, किन किन रियासतों को पहले साइड में रखा गया था भाई, इनसे तो अपन बाद में बात करेंगे। 4 वो रियासतें थी जो 10 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ आय वाली जो शर्त को पूरी कर रही थी, ठीक है। 4 तो ये रियासतें थी। देखिए एक रियासत थी सिरोही, ठीक है। ठीक है, एक रियासत सिरोही थी। अब देखिए सिरोही की अपन बात करें, देखिए सिरोही उस समय जो बॉम्बे प्रांत में आती थी, मैं जो बॉर्डर पे बता रहा था मैं, अपन सिरोही प्रजामंडल पढ़ रहे थे, तो उस समय राजस्थान और बॉम्बे जो प्रांत था उसके बॉर्डर पर आती थी। और आपको पता होगा, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, कि जो वल्लभ भाई पटेल जी थे वो गुजरात से थे,
पटेल जी को ढंग से पता था कि जिस क्षेत्र में सिरोही रहेगी उस क्षेत्र का आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक रहेगी, और जो राज्यों से या और देशों से, अगर देश बनाए जाते हैं या राज्य बनाए जाते हैं, तो उन राज्यों से अधिक सही रहेगी पर्यटन की दृष्टि से। ठीक है, जिस क्षेत्र में सिरोही रहेगा। ठीक है, अब जो पर्यटन की दृष्टि से अपन बात करें, सिरोही में एक ऐसा क्या है, सिरोही में सब जानते हैं भाई, एक तो माउंट आबू हिल स्टेशन है। माउंट आबू में राजस्थान का कोई भी बंदा हो, घूमने नहीं जाए तो ये तो कोई सोच को नहीं सकती। बाहर जाने की सोचेगा, एक बार माउंट आबू जाने की भी सोचेगा, आज भी यही है। ठीक है, जैन मंदिर है माउंट यानी सिरोही में, तो इनकी यानी माउंट आबू यानी जो हिल स्टेशन जैन मंदिर है। ठीक है, इनकी वजह से लोग यहाँ पे आना पसंद करेंगे, घूमने आना पसंद करेंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो यहाँ की पर्यटन की स्थिति अच्छी होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। तो इस प्रकार से वल्लभ भाई पटेल पहले ही क्लियर कर देते हैं। वह सिरोही को तो, सिरोही से तो बात करने की आवश्यकता है नहीं, सिरोही तो हमारे गुजरात में मिलाएंगे। ठीक है, सिरोही तो गुजरात में मिलेगा। तो एक ये रियासत अभी माइनस कर दो अपने 19 में से। चार तो एक 10 लाख की जनसंख्या वो 1 करोड़ आई की शर्त पूरी करने वाली थी। एक जो सिरोही थी, जोधपुर में बता चुका हूं। ठीक है, जो जैसलमेर वाली जो रियासत थी, तो जैसलमेर जोधपुर में टिका हुआ था। तो जैसलमेर की सोच ये थी कि भाई जहां पे जोधपुर जाएगा या जहां जिस क्षेत्र में जोधपुर मिलेगा उस क्षेत्र में जैसलमेर मिलेगा। जैसलमेर की सोच ये थी। चलो फिर ये करते हैं भाई, ठीक है, जोधपुर को भी थोड़ी बाद में बात करेंगे, जोधपुर से भी। तो देखिए, तो यहाँ पे जोधपुर को भी थोड़ी साइड में रख दिया जाता है शुरुआत में। जैसलमेर जोधपुर वालों के साथ में था ही। तो 5 4 5 और एक 6, ठीक है, ये 6 रियासतों को साइड में कर दिया गया था। 19 में से अगर 6 अपन निकाल देते हैं तो बचती हैं 13 रियासतें। ठीक है, अब इन 13 रियासतों का विलय किया जाना है शुरुआत में। पहले 13 से बात करो, फिर इनकी देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। देखिए, अब बात करते हैं शुरुआत में कि कौन सी रियासतों का पहले विलय किया जाए। उस समय देखिए, महात्मा गांधी की जो हत्या की गई थी, तो महात्मा गांधी की जो हत्या में अलवर के राजा तेज सिंह की भूमिका मानी गई थी। ठीक है, ठीक है, देखिए अलवर का जो राजा था, इसका एक प्रधानमंत्री था वीएन खरे। अपन अलवर का जब इतिहास पढ़ रहे थे उस समय में मैं बताया था। और वीएन खरे का जो भूमिका मानी जा रही थी जो महात्मा गांधी की हत्या में, और वीएन खरे की जो भूमिका मानी गई तो वो प्रधानमंत्री था और राजा उस समय था तेज सिंह। तो जिसका प्रधानमंत्री की भूमिका मानी जा रही थी उसको भी, उस राजा को भी कम लगभग पता होगा ही। तो इस प्रकार से राजा का वो संदिग्ध माना जाता है इस जो हत्या में, महात्मा गांधी की हत्या में वीएन खरे को और तेज सिंह को संदिग्ध माना जाता है गांधी जी की हत्या में। इन आरोपों की वजह से तेज सिंह से तो पहले ही जो शासन के अधिकार थे, जो प्रशासनिक अधिकार थे, वो वल्लभ भाई पटेल जी पहले ही ले चुके थे। ठीक है, तो तेज सिंह पहले ही प्रशासन के जो अधिकार थे वो सौंप चुके थे पटेल जी को। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं भरतपुर में। भरतपुर में उस समय सांप्रदायिक दंगे हो रखे थे। ठीक है,
भरतपुर में इस समय जो राजा था ब्रजेंद्र सिंह था, ठीक है। भरतपुर में इस समय राजा था ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह को कहते हैं कि भाई ये जो सांप्रदायिक दंगे तू करवा रखा है। ब्रजेंद्र सिंह के ऊपर सांप्रदायिक दंगों का आरोप लगाया जाता है और ब्रजेंद्र सिंह को लगता है यार मैं तो कोई दंगे भी नहीं करवा रहा हूँ, मेरी कोई भूमिका नहीं इनमें, मेरे ऊपर खामखा आरोप लगा रहे हैं। तो ब्रजेंद्र सिंह खुद ही इनको ये सौंप देता है काम को, भाई तुम्हारा प्रशासन जाने, भरतपुर जाने, आप लोगों को वैसे मैं तो रख लूंगा, कुछ ही नहीं रखा बातों में। और ब्रजेंद्र सिंह को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, प्रशासन वाली बातों में राजनीति में कुछ नहीं आएगा, आप संभालो आपके प्रशासन को, ठीक है। तो अलवर और भरतपुर ये दोनों रियासतें खुद ही अपने शासन के जो अधिकार थे या प्रशासन के जो अधिकार थे वो सौंप चुकी थी, ठीक है। देखिए भरतपुर का जो प्रशासक बनाया था या प्रशासक जो प्रशासन सौंपा गया था या प्रशासक बनाया जाता है भरतपुर का, तो ब्रजेंद्र सिंह से प्रशासन के जो अधिकार लेके, देखिए एक अधिकारी था एसएन सप्रू, ठीक है। भरतपुर का प्रशासक बनाया जाता है एसएन सप्रू को ब्रजेंद्र सिंह के से प्रशासनिक अधिकारों को लेकर, ठीक है। देखिए अब आप नोट कर सकते हो इस बात को कि अलवर और भरतपुर जो रियासतें थी ये पहले ही अपना नियंत्रण भारत सरकार को सौंप चुकी थी, ठीक है। देखिए लाइन टू लाइन भी कोई जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो वो आप नोट कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो भरतपुर और अलवर रियासतें पहले ही अपना नियंत्रण भारत सरकार को सौंप चुकी थी, ठीक है। अब देखिए अब आगे बात करें तो अब और किस किस का विलय किया जाए इनमें, तो इनके जो पड़ोसी जो राज्य होंगे उन्हीं का तो विलय कर सकते हैं। जैसे अब इनके साथ ये तो है नहीं कि भी अलवर के साथ उधर मेवाड़ को कर दे, अलवर के साथ कोई हाड़ौती वाले क्षेत्र को कर दे, ठीक है। ठीक है। अब जो छोटी रियासतें जो पड़ोस में बची हुई थी अलवर और भरतपुर के, तो दो बची हुई थी, धौलपुर और करौली, ठीक है। देखिए इन रियासतों का एक साथ विलय किया गया था। और अब बात करते हैं अपन प्रथम चरण की, ठीक है। तो किस प्रकार से राजस्थान का प्रथम एकीकरण का प्रथम चरण बनता है। देखिए नाम की अब बाद में बात बताता हूं मैं आपको, इसका नाम किस प्रकार से रखा गया था प्रथम चरण का, ठीक है। प्रथम चरण आप हेडिंग डाल सकते हो, अलवर भरतपुर धौलपुर और करौली को मिला के प्रथम चरण बनाया गया था। भाई दोनों रियासतें अपना नियंत्रण सौंप चुकी थी भारत सरकार को, धौलपुर और करौली को फिर मिलाया जाना था क्योंकि पड़ोसी रियासतें थी, पड़ोसी राज्य थे। देखिए धौलपुर की बात करें भाई इनका जो सॉरी पहले भाई इस जो अपन चरण बना रहे हैं ये विलय कर रहे हैं प्रथम चरण है, इसका क्या तो अपने को नाम देना होगा और किस प्रकार से इसमें प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करनी होगी, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का ज्यादा रोल नहीं था अलवर और भरतपुर का, क्योंकि ये थोड़े एक प्रकार से बेगी बिल्ली की तरह मान लो शेष नियंत्रण सौंप चुके थे पहले, इनको तो जो बनाएंगे वो ठीक है। बात आती है धौलपुर की, धौलपुर वाले उदयभान जी से बात करते हैं। भाई देखिए इस समय उदयभान सिंह जी धौलपुर के राजा थे, वसुंधरा राजे सिंधिया के ससुर जी थे। तो धौलपुर वाले उदयभान सिंह से बात करते हैं कि आपको ये खुद क्वेश्चन करते हैं भाई मेरे को क्या मिलेगा, मैं विलय करूंगा तो इनको एक बड़ा पैक दिया जाता है मिठाइयों का, एक बड़ा ऑफर दिया जाता है कि आपको राज प्रमुख बनाया जाएगा। ठीक है, राज प्रमुख बनाया जाएगा उदयभान सिंह को। तो उदयभान सिंह को लगा कि ठीक है मुझे राज प्रमुख बना रहे हो, इन चारों का अपने को प्रमुख बना रहे हो,
तो ठीक है, देखिए एक थोड़ा ध्यान रखना, इन चारों रियासतों के साथ में नीमराना जो ठिकाना था इसका भी विलय किया गया था। ठीक है, नीमराना जो ठिकाना था इसका विलय किया जाता है इन चारों रियासतों के साथ में, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, एक ठिकाना और 4 रियासतें। राज प्रमुख बना दिए उदयमान सिंह को। अब देखिए इसका उपराज प्रमुख किसे बनाया जाए। उपराज प्रमुख की बात आती है, देखिए करौली का उस समय राजा था गणेश पाल। ठीक है, कि करौली से बात किए तो करौली ने कहा भाई मुझे क्या मिलेगा, तुझे उपराज प्रमुख का पद मिल जाएगा। करौली का राजा था गणेश पाल। ठीक है, गणेश पाल को उपराज प्रमुख बना दिया करौली वाले को। अब देखिए बात आती है भरतपुर की। अब पहले बात कर लेते हैं अपन कि राजधानी, अब इस क्षेत्र की राजधानी किससे बनाओगे, तो राजधानी भी देखिए अगर अलवर को बनाने की बात आती है, इससे पहले बात आती है कि भाई इसका नाम क्या रखे अपन। जब प्रथम चरण तो बना रहे हैं, एक संघ बना रहे हैं, इसका नाम देखिए उस समय अपन बात कर चुके हैं के मुंशी की, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, ये पॉलिटिक्स में उतर चुके थे, राजनीति में उतर चुके थे। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी से बात करते हैं जो भारत सरकार वाले जो ये गठन कर रहे थे, विलय कर रहे थे, ठीक है, एकीकरण कर रहे थे। मैं मुंशी जी आप बताओ नाम क्या दे। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने कुछ लगाया दिमाग, पीछे इतिहास को खंगाला थोड़ा बहुत, किताबें विताबें पढ़ी, अलवर का क्या इतिहास रहा है। इन्होंने बताया कि भाई ये मत्स्य प्रदेश रहा है। ठीक है, महाभारत काल में मत्स्य प्रदेश रहा है, भगवान विष्णु का जो अवतार के रूप में रहा है, मत्स्य अवतार के रूप में इस प्रदेश का नाम रखा गया था। मत्स्य प्रदेश के नाम में से अपन जानते हैं। तो भाई मत्स्य प्रदेश तो क्या भाई, इसका अपन तो संघ बना रहे हैं 4 जो रियासतों का और एक ठिकानों को मिला के, और संघ बना रहे हैं अपन तो के मुंशी ने कहा कि भाई मत्स्य संघ रख दो इसका नाम। ठीक है, तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के कहने पर प्रथम चरण का नाम रखा गया मत्स्य संघ। देखिए यहां पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, देखिए के मुंशी की बात या तो अपन अगली कोई क्लास में कर लेंगे, या फिर अभी टाइम बचेगा तो मैं बता दूंगा थोड़ी बहुत। और एक फैक्ट है, वैसे अदर फैक्ट है, तो इनके बारे में जानने के लिए किस प्रकार से इनका नाम के मुंशी था, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। भाई ये अलवर को राजधानी बना दी जाती है। ठीक है, मत्स्य संघ की राजधानी बना दी जाती है अलवर को। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं आगे राजधानी के बाद अब क्या करना होगा इसके लिए। अब जो ये संघ बनाया गया है कि इसका उद्घाटन कहां पे करें। देखिए उद्घाटन भरतपुर में किया जाता है। ठीक है, उद्घाटन कब किया जाए, उद्घाटन की डेट रखी गई 18 मार्च 1948। ठीक है, उद्घाटन किया जाता है 18 मार्च 1948 को भरतपुर में। देखिए उद्घाटन कौन करेगा अब इसका। उस समय बड़े नेता थे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आते नहीं यहाँ पे, आगे आते हैं, एक बड़ा चरण होएगा उसमें आएंगे नेहरू जी। जैन नेहरू भेजते हैं एनवी गॉडगिल को। नेहरू जी के जानकार थे, गॉडगिल पॉलिटिक्स में उतरे हुए थे। देखिए एनवी गॉडगिल का पूरा नाम था नरहरे विष्णु गाडगिल। लिख देता हूं मैं। ठीक है, जैन नेहरू एनवी गाडगिल या नरहरे विष्णु गाडगिल को उद्घाटन करने के लिए 18 मार्च 1948 को भरतपुर भेजते हैं।
ठीक है, 18 मार्च 1948, ये थोड़ा ध्यान रखना। प्रथम चरण की उद्घाटन होता है प्रथम चरण का 18 मार्च 1948 को, ठीक है। इसके उप प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं जो मत्स्य संघ के भरतपुर से बनाए जाते हैं। डिप्टी पीएम या डिप्टी प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। देखिए उप प्रधानमंत्री थे जुगल किशोर चतुर्वेदी, ठीक है। मत्स्य संघ के उप प्रधान, सॉरी अपन देखिए प्रधानमंत्री की बात नहीं की भाई, उप प्रधानमंत्री पहले बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री बनाते हैं शोभाराम कुमावत को, जो अलवर से थे। ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान रखना, अलवर और भरतपुर वाले पहले से ही सौंप चुके थे नियंत्रण, तो इनको अपन भी पढ़ने में पीछे छोड़ रहे भाई, इनको थोड़ा हल्के में ले रखे, तो मेरे माइंड से अभी उप प्रधानमंत्री बोला तो मैं यार प्रधानमंत्री तो बताया नहीं, ठीक है। तो अलवर से थे शोभाराम कुमावत जिससे बात करके और इनको प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है। अलवर से अलवर राजधानी बनाई गई थी और प्रधानमंत्री का पद अलवर को दिया गया था। उप प्रधानमंत्री का पद भरतपुर को दिया गया था, उद्घाटन भरतपुर को दिया गया था, भरतपुर में उद्घाटन किया जाता है। राज प्रमुख का पद धौलपुर को दिया गया था उदयभान सिंह को, ठीक है। करौली को राज प्रमुख का पद दिया गया था गणेश पाल को, ठीक है। उधर नीम राणा ठिकाना था उसका भी इनमें जो मत्स्य संघ में विलय कर लिया गया था। यहां तक बात कर चुके हैं। ये जो प्रथम चरण था राजस्थान का एकीकरण का, ये कंप्लीट हो चुका है। मत्स्य संघ इसका नाम था, इसका उद्घाटन किया गया था 18 मार्च 1948 को, ठीक है। इसका नाम दिया गया था मत्स्य संघ का कन्हैयालाल मणिक्यलाल मुंशी के द्वारा दिया गया था। देखिए थोड़ा सा मैं फैक्ट बता दूं, ये क्या है मुंशी, ये आपको समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखिए एक मैगजीन आती है हंस नाम करके, ठीक है। पहले एक जो मैगजीन आती थी ये मैं हंस, ठीक है। इसको जो संपादक, इसके जो संपादक थे दो लोग थे, देखिए अलग फैक्ट है भाई, ये थोड़ा मैं ध्यान रख लेना। ये क्या है मुंशी वाला फैक्ट बता रहा हूं मैं। ये हंस मैगजीन आती थी, इसको दो बंदे संपादित करते थे, ठीक है। प्रेमचंद एक नाम था, एक कन्हैयालाल मणिक्यलाल मुंशी नाम था, ठीक है। अब देखिए दो लोगों का अगर संपादक के रूप में नाम लिखे तो थोड़ा बड़ा लगे नाम, कन्हैयालाल मणिक्यलाल मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। ये दोनों संपादित करते थे इस अंश नामक मैगजीन को। पहले कन्हैयालाल मणिक्यलाल मुंशी जी भी किताबें लिखते थे, संपादित थे, फिर बाद में पॉलिटिक्स में उतर जाते हैं। इन किताबों वगैरह इनको तो नाम छोड़ देते हैं, इनका काम तो छोड़ देते हैं। तो भाई संपादक का नाम थोड़ा बहुत ठीक लगे, मार्केट में भी नाम ठीक चले, लोग पढ़ने वालों से भी नाम ठीक आए, ऐसा नाम रखा जाए। तो इन्होंने मिलकर दोनों ने, प्रेमचंद जी ने और कन्हैयालाल मणिक्यलाल मुंशी जी ने नाम रखा संपादक का मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। कन्हैयालाल मणिक्यलाल मुंशी ने कहा कि मेरा तो जो सरनेम है लास्ट वाला मुंशी ये रख लो, और आपका जो प्रेमचंद है ये ज्यादा बड़ा नाम है ये भी रख लो, ठीक है। तो ऐसे मिलकर संपादक के रूप में हंस का जो हंस मैगजीन का संपादक है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है।
लोगों को ये लगे, इस प्रकार से अपन नाम रख लेते हैं। कोमा था बीच में। देखिए मुंशी जी तो फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स में उतर जाते हैं, इन इन जो कामों को छोड़ देते हैं। और जो प्रेमचंद जी किताबें लिखते हैं संपादक के रूप में, इनकी जो देखिए जो फेमस जो है खुद की कविताएं जो है, गबन है, गोदान है, ईदगाह है, ठीक है, इस प्रकार से जो है आप पढ़ सकते हो। गोदान और गबन ये इंपॉर्टेंट कविताएं हैं। तो ये नाम आगे चलते चलते ये कोमा तो हट जाता है, और ये फिर आगे इस जो मैगजीन का नाम जो संपादक कर्ता के रूप में ये नाम चलता रहता है, मुंशी प्रेमचंद। अभी कोमा नहीं रहता है ठीक है। तो इस प्रकार से नाम पड़ा है मुंशी प्रेमचंद। तो पहले ये अलग अलग नाम था, दो नाम थे, कन्हैयालाल मणिक्यलाल मुंशी प्रेमचंद के दोनों के नाम थे सम्मिलित रूप से मुंशी और प्रेमचंद, ठीक है। अब ये वर्तमान में मुंशी प्रेमचंद के नाम से आती है। देखिए राजेंद्र यादव नाम से जो भाई जो प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद या प्रेमचंद थे, इनकी थोड़ी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। इसके बाद में इसका जो संपादक किया था राजेंद्र यादव ने ठीक है, राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव वो बंदे थे, राजस्थान की एक लेखिका हुई है श्रीमती मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी के पति थे या मन्नू भंडारी के हस्बैंड थे। तो उन्होंने इस जो मैगजीन को निकाला प्रेमचंद के बाद में देखिए वर्तमान में उनकी बेटी है रचना यादव या अर्चना यादव, मेरे को कंफर्म नाम याद नहीं आ रहा। रचना यादव उनका नाम, रचना यादव जो हंस नामक मैगजीन को निकाल रही है या संपादित कर रही है, जो निकाल दिया, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद के नाम से आती है भाई हंस नामक जो है। तो थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, अदर फैक्ट है इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ, थोड़ा नाम को आप पता रहे भाई। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी किस प्रकार से नाम पड़ता है, ठीक है। और प्रेमचंद की जो एक पुस्तक आती थी अंश, इसका जो संपादक कर्ता के रूप में मुंशी प्रेमचंद किस प्रकार से नाम आता है। हालांकि ये थोड़ा ध्यान रखना बस आप, तो प्रेमचंद का कोई मुंशी से लेना देना नहीं था नाम से, वे मुंशी अलग थे, प्रेमचंद अलग थे, दोनों संपादक करता थे एक जो मैगजीन हंस के। ये एक जो अलग जानकारी थी मैं आपको बता चुका हूँ। ये अपना प्रथम चरण कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे लगता होगा दोस्तों कि आपको राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।